वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इसके एम्स क्या क्या हैं, इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, इसका एडवांटेजेस क्या क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझने से पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब समझते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक यानी कि हिंदी में अगर हम बोले ऑर्गेनिक मतलब जैविक, और फार्मिंग का मतलब होता है खेती। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिंदी मतलब है जैविक खेती। तो जैविक खेती क्या है? जैविक खेती यहाँ पे हम मतलब क्या बात करने वाले हैं? यहाँ पे हम खेती की बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम फार्मिंग की बात करने वाले हैं। और ये जो फार्मिंग यानी ये जो खेती होगी ये ऑर्गेनिक तरीके से की जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल काफ़ी यूज़ भी किया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हमने सुना तो बहुत है, लेकिन ये होता क्या है? तो सबसे पहले अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ टेक्निक which involve the use of biological material and avoid synthetic substance to maintain soil fertility। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक टेक्निक है जिसमें हम सिंथेटिक सब्सटेंस को अवॉइड करते हैं और बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज़ करते हैं। और ये सिंथेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ये सिंथेटिक सब्सटेंस है आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र या फिर पेस्टिसाइड्स। तो क्या हुआ? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र को हटा करके, पेस्टिसाइड्स को हटा करके हम बायोलॉजिकल्स मटेरियल को यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके हम खेती करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने आजकल कॉमन ये चीज़ सुनी होगी कि हर जगह पे पेस्टिसाइड्स है, केमिकल हर जगह पे, सब्जियों में, फ्रूट्स में, हर जगह पे पेस्टिसाइड्स हैं। और इन पेस्टिसाइड्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी क्रिएट करते हैं। तो इसी बीमारियों को अवॉइड करने के लिए, इसी कंडीशन को हटाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेसिकली पर्पस ये है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिर्फ ये किया जाता है कि जो डेली, जो रेगुलर बेसिस पे खेतियाँ होती हैं, खेती की जाती है फसलों की, तो उन खेतियों के दौरान जो पेस्टिसाइड्स, जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, केमिकल नेचर के फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को जो यूज़ किया जाता है उसको हटा करके हम उन्हीं की जगह पे बायोलॉजिकल जो सब्सटेंस होते हैं, जो हेल्दी मटेरियल्स हैं, बायोलॉजिकली मटेरियल्स हैं, इनको हम यूज़ करें और इनको यूज़ करके हम अपनी खेती को करें। इनको यूज़ करके खेती को करने की ही प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका यही सीधा यही मतलब है कि इसमें हमें केमिकल्स को हटा करके उनकी जगह पे बायोलॉजिकल मटेरियल को यूज़ करना है। क्लियर? ये होता है मेन डिफरेंस ऑर्गेनिक फार्मिंग में और जो नेचुरल फार्मिंग हो रही है, जो जैसे भी आजकल लोग खेतियाँ कर रहे हैं उसमें, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये मेन डिफरेंस है, यही डिफरेंस ही है। ठीक है? तो अब जब हमने ये बोला कि हमें इन केमिकल्स को हटाना है, इन केमिकल जो पेस्टिसाइड्स हो गए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हो गए, इनको हमें हटाना है। तो इनको जब हम हटा रहे हैं तो हम इंक्लूड क्या कर रहे हैं? हम इंक्लूड कर रहे हैं क्या? हम इंक्लूड कर रहे हैं बायोलॉजिकल मटेरियल। तो बायोलॉजिकल मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे उसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तो क्या है? इट इंक्लूड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? फसलों का रोटेशन करना। जैसे कि अभी कोई और फसल है तो दूसरे सेकेंड टाइम कोई और फसल लगाना। इस तरीके से एक खेत में डिफरेंट फसल को रोटेट कर करके लगाना, जिससे कि उसका जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में बना रहता है। तो इसको क्रॉप रोटेशन की टेक्निक को यूज़ करना, फसलों को चेंज कर करके ग्रोथ करवाना। इसके अलावा ग्रीन मैन्योर करना। ग्रीन मैन्योर में बेसिकली हम हरी जो
इसको हम बोलते हैं हरी खाद बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम जो खेत होते हैं उनमें हम कुछ ऐसे प्लांट्स को उगाते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, इन्हें हम बोलते हैं हरी खाद। तो इनको हम उगाएं। इसके अलावा क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो जैसे कि जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे कि आप देख लीजिए गोबर की खाद होती है या फिर किचन वेस्ट होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो इनको यूज़ करके क्या होता है, इनको यूज़ करके जब हम खेतों को फर्टिलाइज्ड करते हैं तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में बेसिकली हम कुछ वर्म्स को यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकली चीज़ों को, पेस्ट को यूज़ करते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, जो खेतों में जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनको हटाने का काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट में बेसिकली केचुए की जो खाद बोली जाती है उसको यूज़ किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट में हम बेसिकली केचुए की खाद को यूज़ करते हैं। तो इन सभी मेथड से हम क्या करेंगे, इन सभी मेथड से हम अपने जो खेत होगा जहाँ पे फार्मिंग की जा रही होगी वहाँ पे हम फार्मिंग करेंगे इन सभी मेथड्स को यूज़ करके, इन सभी मेथड को यूज़ करके, और इसकी जगह पे जो हम केमिकल यूज़ कर रहे थे उसको हम हटाएंगे। अब देखिए जितनी भी चीज़ें आपने ये देखी जिनको हमें इंक्लूड करना है, इनका बेसिकली इतना ही पर्पस है कि ये जो मेथड्स हैं ये सॉइल के न्यूट्रिशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये केमिकल्स जो होते हैं उनको, क्योंकि ये केमिकल ओरिजिन तो है नहीं, तो इस तरीके से हम जो होता है सॉइल से केमिकल को इनडायरेक्टली एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। अब देखिए दिमाग में एक क्वेश्चन, ये जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं इसमें जब हम ये फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं, हम जो पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, इसका मेन एम है क्या? फर्टिलाइज़र का मेन एम है पैदावार को बढ़ाना, यानी कि जो भी ग्रोथ हो रही है प्लांट की, जो भी खेती हो रही है जिस चीज़ की, उसके अमाउंट को बढ़ाना। फर्टिलाइज़र को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स को हम यूज़ कर रहे हैं कि जो उनमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनको बढ़ने से रोके, उनको ग्रोथ करने से रोके। ठीक है, यही चीज़ तो हम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें जो खाद होती है, जो केमिकल्स की खाद होती है, इनको यूज़ किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम उनके रिप्लेसमेंट में हम नेचुरल खाद यूज़ करेंगे खेतों के लिए। तो नेचुरल खाद जो हम यूज़ करें, जैसे हमने गोबर की खाद यूज़ करी, यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट पे हमने गोबर की खाद यूज़ करी। इसके अलावा हमने ग्रीन मैन्योर करके हमने उस सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाया। जब सॉइल की क्वालिटी बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन अपने आप आएगा। इसके अलावा क्रॉप को रोटेट किया, तो उस तरीके से भी हमने सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाया, क्योंकि क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, मान लीजिए आप एक ही तरीके के प्लांट को उगाए जा रहे हो, तो वो प्लांट जिस भी चीज़ को गेन करता होगा उसकी तो कमी हो जाएगी प्लांट उस खेत में। तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, अल्टरनेट रोटेट कर करके प्लांटेशन किया जाता है कि अभी कोई और खेती की जा रही है, उसके बाद नेक्स्ट खेती किसी और चीज़ की होगी। इससे होता क्या है, इससे जो खेत होते हैं उनमें उनका न्यूट्रिशन बना रहता है, उनका जो फर्टिलाइजेशन है वो प्रॉपर रहता है। ठीक है, तो जो चीज़ हम केमिकल की हेल्प से कर रहे थे कि उनको हम फर्टिलाइज करवा रहे थे, उनके पोषक तत्वों को बढ़ा रहे थे, लेकिन वो थे क्या, वो केमिकल इन नेचर थे। तो केमिकल इन नेचर होने की वजह से क्या था, वो जो होता था वो हमारे सॉइल को इनडायरेक्टली पल्यूट करते थे। इनडायरेक्टली पल्यूट क्यों करते थे, क्योंकि ये सब जो केमिकल्स होते हैं ये हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। आपके सॉइल में जब ये जाएंगे तो वो सॉइल में जाने के बाद वो सीधे आपके जो भी जिस चीज़ की भी खेती होगी वो उसमें आएंगे, और इस तरीके से वो इनडायरेक्टली ह्यूमन में कंज्यूम किए जाते हैं। तो वो होते क्या है, वो केमिकल इन नेचर हैं, तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं ह्यूमंस पे। तो इन्हीं चीज़ों को हटाने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हमने इन चीज़ों को यूज़ किया। क्रॉप रोटेशन से हमने न्यूट्रिशन को बढ़ाया, इसके अलावा ग्रीन मैनर से हमने उसके फर्टिलाइजेशन को बढ़ाया, सॉइल को फर्टिलाइज़ करवाया। इसके अलावा ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट से भी हमने सॉइल को फर्टिलाइज़ करवाया। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल से हमने पेस्ट को कंट्रोल किया, जिसके लिए हम केमिकल पेस्ट कंट्रोल करते थे। इसके अलावा हमने वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करके
जो सॉइल है उसके न्यूट्रिशन को बढ़ाया। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात। अब हम बात कर लेते हैं एम्स के बारे में कि क्यों हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, इसका एम क्या है। क्योंकि जब हम प्लांट को यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र जब हम दे रहे हैं तो ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, सब कुछ तो अच्छा है, फिर हम कर क्यों रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो देखिए, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है तो उसमें क्या है, हम उन केमिकल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, किससे, बायोलॉजिकल मटेरियल से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो भी केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल खादें हैं, तो ये सभी क्या है, ये केमिकल इन नेचर हैं। तो जब केमिकल इन नेचर हैं तो ये जब सॉइल में जाती हैं तो सॉइल को ये पल्यूट करती हैं, सॉइल को ये कंटामिनेट करती हैं, और इनडायरेक्टली वो सॉइल के थ्रू जो भी चीज़ें उनमें उगाई जाएंगी वो उनमें आएंगी, और उनमें आने के बाद वो ह्यूमन में आएंगी, क्योंकि ह्यूमन उसे अंत में तो उसको ह्यूमन को ही कंज्यूम करना है, तो वो ह्यूमंस में आएंगी। और ये जो केमिकल्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं या फिर जो फर्टिलाइज़र हैं, ये काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं ह्यूमंस पे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को किया जाता है, जिससे कि हम इनडायरेक्टली जो केमिकल यूज़ किया जा रहा है, जिसकी हेल्प से जिसको यूज़ करने के बाद जब एनिमल जब उसको ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है तो उसके अंदर डिजीज़ेस आ रही हैं, डिफरेंट नई डिजीज़ेस आ रही हैं, और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। इनडायरेक्टली क्या है, इसका मेन एम यही है कि बॉडी में केमिकल्स का जो कंजम्पशन है उसको रोकना, क्योंकि पेस्टिसाइड्स और ये जो फर्टिलाइज़र जो केमिकल बेस्ड यूज़ किए जाते हैं ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट डिजीज़ को क्रिएट करने के लिए। इसीलिए आजकल छोटी सी एज में भी इतनी डिजीज़ होने लगी हैं बच्चों से लेके बड़ों तक जो डिजीज़ हो रही हैं उनकी जो क्वांटिटी आप देखेंगे पहले की कंपैरिजन में अब बहुत बढ़ गया है। उसका रीज़न यही है, जो पेस्टिसाइड्स जो हम इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं वो सभी इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को हार्म ही पहुंचा रही हैं। तो इसीलिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है ह्यूमन को क्या करने के, ह्यूमन की केयर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसका एम देख लेते हैं। तो एम क्या है, पहला, टू मेंटेन लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए सॉइल की हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए जब आपने खाद डाली तो वो तो तुरंत ही रहेगा, उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट उसमें फिर से खाद देना पड़ेगा। मतलब जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं तो हमें बार बार उसको देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हम अगर हम बायो फर्टिलाइज़र को कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो आपकी जो सॉइल होती है वो काफ़ी मेंटेन हो जाती है, उसका जो फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और ये फर्टिलिटी जो होती है वो लॉन्ग टर्म में रहती है एज़ कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र की जो फर्टिलिटी है वो एट द टाइम उसी समय के लिए, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की हेल्प से जो इन चीज़ों को यूज़ करके, इन मेथड्स को यूज़ करके जब हम फार्मिंग करेंगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो लॉन्ग टर्म में मेंटेन रहती है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट ये है कॉज नो पोल्यूशन टू द इन्वायरमेंट। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो ये पेस्टिसाइड्स हैं, जो ये सिंथेटिक सब्सटेंस है, यानी कि आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइज़र्स हो गए, ये क्या है, इनडायरेक्टली ये कंटामिनेट कर रहे हैं सॉइल को। ये सॉइल में जाने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये केमिकल इन नेचर है। तो वो क्या कर रहे हैं, भले ही वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं लेकिन है तो ये केमिकल्स, तो केमिकल बेस होने की वजह से ये क्या है, ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और ये पोल्यूशन जहाँ जहाँ पे भी वो केमिकल्स रहेंगे, जहाँ जहाँ पे ये फर्टिलाइज़र जाएंगे वहाँ वहाँ का पोल्यूशन होगा। तो सॉइल पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन ये क्रिएट करते हैं। अब यही सॉइल वाटर में चली जाएगी तो वाटर पोल्यूशन। तो इस तरीके से ये क्या है, पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। इसी को रोकने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। तो वही चीज़ है कि जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की हेल्प से जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे प्लांट्स का, तो इस तरीके से हमारी सॉइल की जो क्वालिटी होगी वो इम्प्रूव होगी, उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर रहेगा, क्वालिटी इम्प्रूव रहेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एलिमिनेट केमिकल फर्टिलाइज़र। तो जब हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइज़र को, तो इस तरीके से हमने केमिकल फर्टिलाइज़र को एलिमिनेट कर दिया। इसी तरीके से वो आपकी जो खेत होगा उससे परमानेंटली निकल जाएगा अगर इसको कॉन्टिन्यूस उसमें ला दिया जाएगा, तो रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया जाएगा। तो इस तरीके से वो फील्ड जो होगी वो केमिकल फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से हम केमिकल से अपनी फील्ड को, अपने खेत को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हो गया एम की बात। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल के बारे में कि क्या
प्रिंसिपल है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग 4 प्रिंसिपल पे बेस है और ये सारे ही प्रिंसिपल अल्टीमेटली ह्यूमन की केयर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का सिर्फ सीधा यही है, जो मेन एम है वो यही है कि हम ह्यूमंस की केयर कर सकें, हम पोल्यूशन जो हो रहा है पेस्टिसाइड्स की वजह से उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो जो पहला हमारा एम है वो है हेल्थ। तो हेल्थ पहले, तो सबसे पहले जब हम इसको इस तरीके के प्रोसेस के थ्रू जो खेतों में जब चीज़ें उगेंगी उसको कंज्यूम करेंगे तो उससे ह्यूमन की हेल्थ अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? जैसा कि हमने आपको बताया कि पेस्टिसाइड्स की कंजम्पशन से इतनी ढेर सारी बीमारियां जब हो रही हैं, तो जब हम उसका कंजम्पशन नहीं करेंगे तो हम अपनी हेल्थ को ही तो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्थ को इम्प्रूव करती है। तो ये हो गया ह्यूमन की हेल्थ को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट, फेयरनेस। फेयरनेस में क्या है कि हर लेवल पे फेयरनेस क्रिएट होता है इससे, कि जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन के वेलफेयर के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या है हर स्टेप पे किसान के साथ, मतलब जो फार्मर्स हैं उनके साथ फेयर होगा। जब उनकी खेती जो होगी वो जब क्या करेंगे, जब लोगों को यूज़ करेंगे, मतलब इन्वायरमेंट के लिए फेयर चीज़ें हैं कि हम इन्वायरमेंट के लिए भी एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो उनकी ग्रोथ होने के बाद जो भी आउटकम निकलेगा उनकी सेलिंग पे भी एक फेयर जो होगा अमाउंट मिलेगा। तो इस तरीके से हम हर स्टेप पे एक फेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की हेल्प से। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या है? बेसिकली इकोसिस्टम को बैलेंस करना। अब देखिए इकोसिस्टम को क्या बैलेंस करना है? इकोसिस्टम हम सभी जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो जब हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, जब हम केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, तो वो जो फूड चेन होती है उसको वो ब्रेक करती है। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, सांप को बिल्ली को, चूहे को बिल्ली ने खाया, बिल्ली को कुत्ते ने खाया, कुत्ते को किसी और ने खाया, फिर उसको किसी और ने खाया। तो ये एक फूड चेन है, ये अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से ये चेन ब्रेक हो रही है, क्योंकि वो जो हम पेस्टिसाइड्स जब यूज़ कर दे रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमारे जो फूड चेन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो क्या हो रहे हैं, वो डेड हो रहे हैं, वो उस चेन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम तो उनको पहले ही डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से फूड चेन ब्लॉक हो रही है और उसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। और इकोसिस्टम का मेंटेन होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इकोसिस्टम को मेंटेन करने का भी काम करती है, क्योंकि हम इसमें हर चीज़ बायोलॉजिकली यूज़ कर रहे हैं, जैविक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये इकोसिस्टम को भी मेंटेन करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केयर। तो केयर क्या है कि ये अंत में हमने लास्टली अगर आप देखोगे तो हमने इन सभी चीज़ों को यूज़ करके एक केयर करी है, एनवायरनमेंट की, ह्यूमन की, सभी की हमने एक तरीके से केयर ही की है। तो क्या है? यूज़ बाय पेस्टिसाइड्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई विथ ह्यूमन केयर, और वो जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है वो ह्यूमन केयर के साथ इंप्रूव हुई है। मतलब क्या है कि जब हम पेस्टिसाइड्स को हटा करके बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की इन मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने फसलों की पैदावार बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन वो पैदावार बढ़ कैसे रही है? बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके बढ़ रही है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली ह्यूमन की केयर बढ़ रही है। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं जिस पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड है। तो ये हो गया प्रिंसिपल की बात। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले अब हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है? एलिमिनेट केमिकल। तो केमिकल को हम एलिमिनेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने जब उसको यूज़ ही नहीं किया केमिकल को, तो इनडायरेक्टली हम एलिमिनेट केमिकल्स को ही तो कर रहे हैं। तो ये हो गया। इसकी वजह से जब हम केमिकल को एलिमिनेट कर देंगे तो उसकी वजह से होगा क्या? हेल्प टू मेंटेन हेल्थ मेंटेन रहेगी, क्योंकि केमिकल्स जब नहीं आएंगे फसलों में, खेतों में जब केमिकल्स नहीं होंगे तो वो फसलों में नहीं आएंगे। जब फसलों में वो केमिकल्स नहीं आएंगे तो ह्यूमन उसको कंज्यूम नहीं करेगा। जब ह्यूमन उसको कंज्यूम नहीं करेगा तो उसके अंदर वो डिजीजेस जो यूज़ करने की वजह से हो रही थी पेस्टिसाइड्स की, केमिकल्स फर्टिलाइज़र की वजह से, वो नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम
हेल्प करेंगे, हेल्थ को मेंटेन करने का काम करेंगे। इसके अलावा क्या है, इंश्योर सॉइल न्यूट्रिएंट, तो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट है इनको इंश्योर करेंगे। क्यों इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों को, इन मेथड को यूज़ करके सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं, सॉइल को हम और फर्टिलाइज करवा रहे हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हम न्यूट्रिएंट को इंश्योर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिक्रीज कॉस्टली फर्टिलाइज़र। अब देखिए फर्टिलाइज़र तो बहुत कॉस्टली भी आते हैं, क्योंकि उनका काम है ग्रोथ को बढ़ाना, उनका काम है जो है पेस्टिसाइड्स को हटाना। तो ये जो यूज़ किए जा रहे हैं ये सस्ते नहीं आते, ये काफ़ी महंगे आते हैं। तो इस तरीके से जब हम इनको यूज़ नहीं करेंगे तो हम एक तरीके से अपना कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो कॉस्ट हमारी लगती थी फर्टिलाइज़र पे उसको हटा देंगे और हम उसकी जगह पे बायोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ करेंगे जो हमें रेगुलर बेसिस पे ऑब्टेन हो रही है, तो उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से कॉस्टली फर्टिलाइज़र वो हो जाएगा। हो गया एडवांटेजेस। अब हम पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेजेस। तो देखिए डिसएडवांटेजेस भी है कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के। पहला क्या है, प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। देखिए एज़ कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइज़र, जो बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ रहता है। मतलब मान लीजिए अगर केमिकल फर्टिलाइज़र से कोई चीज़ 10 किलो निकल रही है तो बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र से 2 ही किलो निकलेगी। तो इस तरीके से ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है। तो इसी वजह से जो फार्मर्स होते हैं वो अपना मुनाफा कमाने के लिए क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग भी काफ़ी यूज़ हो रही है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही है। अब पर्सन्स जो है एजुकेट हो रहे हैं तो वो खुद नहीं चाहते कि वो केमिकल को कंज्यूम करें, तो इसलिए इसका कंजम्पशन बढ़ भी रहा है। तो इसकी वजह से लेकिन यही प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइनल हार्वेस्टिंग टेक मोर टाइम। देखिए जब भी कोई फसल ग्रोथ की जाती है तो उसका क्या है, एक लाइफ साइकिल होता है। बीज लगाने से लेके फसल प्रिपेयर होने तक जो स्टेप्स होते हैं इसमें क्या है, ये लंबा प्रोसेस है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से जो फसलें तैयार होती हैं उनका जो ये लाइफ चेन है, जो इनका लाइफ साइकिल है ये बढ़ जाता है। ये जल्दी प्रिपेयर नहीं हो पाती हैं, इनमें टाइम लगता है, वो धीरे धीरे प्रिपेयर होंगी। लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो वो जो फसलें होती हैं वो जल्दी प्रिपेयर होती हैं, वो अपनी लास्ट स्टेप पे जल्दी पहुंचती हैं, लास्ट स्टेज पे जल्दी पहुंचती हैं। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो फसलें होती हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं और अपने लास्ट स्टेज पे बहुत लास्ट पे पहुंचती है, बहुत लेट पहुंचती है। तो इसीलिए जो इनका हार्वेस्टिंग है ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्शन में, जो प्रोडक्शन में जो भी फसलें निकलेंगी उनका जो हार्वेस्टिंग है, उनका हार्वेस्टिंग जो है वो टेक करता टाइम, बहुत टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि फार्मर्स तो चाहेंगे कि जल्दी से फसल कटे, उसके बाद हम नई फसल को लगाएं। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है जिसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने को अवॉइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैन नॉट बी स्टोर लॉन्ग टाइम। तो जैसे कि अगर फर्टिलाइज़र से जो प्रिपेयर्ड फसलें होती हैं उनका स्टोरेज लॉन्ग टर्म किया जा सकता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो फसलें होती हैं उनका स्टोरेज बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, ये जल्दी ख़राब भी होने लगती हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि जब ये जल्दी जल्दी ख़राब होंगी तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये भी क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस है। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र की बात करेंगे, जो केमिकल फर्टिलाइज़र की फसलें हैं वो लॉन्ग टाइम में रहती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग की फसलें जल्दी ख़राब होने लगती है। तो ये है इनके डिसएडवांटेजेस। तो ये होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरा प्रोसीजर और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।